जो हम लोग खाद्य पदार्थ खाते हैं ना, इसका कोई एग्जैक्ट नहीं कि ये खाएंगे तो ज़्यादा सोडियम मिलेगा, ऐसा नहीं। जो भी ताज़ा सब्जी खाते हैं या हम लोग नमक खाते हैं, ठीक है, अनाज खाते हैं, ये सब सोडियम का स्रोत है। अगर पूछे कि एकदम मेन सोर्स कौन है तो सोडियम क्लोराइड, नमक, ये सोडियम को बैलेंस रखता है। तो लोग कहता है ना कभी कभी शरीर में जल कम हो जाए, यानी डिहाइड्रेशन हो जाए, खांसी बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो सोडियम ज़रूरी है, ठीक है, सोडियम बैलेंस करके रखता है। अब ये था हमारे शरीर में, मैंने बताया कि जंतुओं में पोषण, ठीक है, तो जंतुओं में पोषण के लिए 6 प्रकार के पोषक तत्व क्या है जिम्मेदार होते हैं, कहिए 7 प्रकार के। कार्बोहाइड्रेट क्या है, प्रोटीन क्या है, फैट्स क्या है, विटामिन क्या है, रुक्षांश क्या है, जल क्या है, खनिज तत्व क्या है, ठीक है। ये सब हमारे क्या है, मनुष्य में पोषक तत्व है, ठीक है। ये सारे पोषक तत्व हम लोग क्या कर लिए, खा लिए, ढकार तक भी नहीं लिए। तो रीज़न क्या है, कभी कभी सेशन होता है, अपना भोजन करने के बाद होता है ना, व्यक्ति बहुत शारीरिक रूप से कमज़ोर हो जाता है और दूसरे का भोजन करने के बाद शारीरिक रूप से मजबूत हो जाता है, क्योंकि टेंशन नहीं रहता है ना। तो कभी कभी ये भी होता है कि टेंशन नहीं रहने की वजह से क्या होता है, लोग कहता है कि अपने घर का भोजन करते हैं शारीरिक वृद्धि नहीं होती है, अब बाहर का दूसरे का भोजन करते हैं तो क्या होता है, बहुत जल्दी शारीरिक वृद्धि होती है। तो ये भी एक मानसिकता बनी हुई रहती है, लेकिन जनरली ऐसा होता नहीं है। बाहर में भी कभी फंक्शन में भोज्य पदार्थ खाने का मौका मिले तो सोच समझ कर खाना चाहिए। रीज़न है कि भले भोजन किसी और का है लेकिन स्वास्थ्य क्या है, अपना है, ठीक है। तो चलिए देखिए, हम लोग ने अभी तक देखा कि जंतुओं में जो पोषण होता है, ये जंतु में पोषण के थ्रू हम लोग देखे, पोषण एक विधि है जिसके थ्रू क्या करते हैं, सारे पोषक पदार्थ को हम लोग क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं। अब ये पोषक पदार्थ अंदर गया तो इसका होता क्या है, आखिर ये पोषक पदार्थ गया तो अंदर में जाने के बाद होता क्या है, तो इस पोषक पदार्थ का पाचन होता है, ठीक है। तो अब हम लोग जंतुओं में जो पोषण पढ़े थे, इस पोषक पदार्थ के खाने के बाद पाचन होता है। तो पाचन के लिए हमारे शरीर में बहुत सारे अंग एवं अंग तंत्र इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, उसके थ्रू ही क्या होता है, हमारे शरीर में पाचन होता है। इसी पाचन में जितने अंग या इन्वॉल्व होते हैं, सारे अंगों को मिलाकर सामूहिक रूप से इसको पाचन तंत्र कहा जाता है, ठीक है। तो सर्वप्रथम जो हम लोग भोजन किए, चाहे कार्बोहाइड्रेट है, चाहे प्रोटीन है, चाहे फैट्स है, या विटामिन है, मिनरल्स है, जो भी है, सबका अंदर में क्या होता है, पाचन। लेकिन मैंने क्या बताया, सभी पोषक पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं फैट्स का ही पाचन होता है, बाकी सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, इसलिए केवल उसका क्या होता है, अवशोषण होता है, ठीक है। अब पाचन के लिए हमारे शरीर में जो तंत्र है उसका नाम है पाचन तंत्र, ठीक है। तो देखिए पाचन तंत्र में क्या होता है, जैसा कि आपको इमेज में नजर आ रहा होगा, ये हमारे शरीर में पाचन तंत्र का ये फिगर है, ठीक है। पाचन तंत्र, पाचन का मतलब जैसे ही पाचन स्टार्ट कहाँ से होता है, जैसे ही मुख में भोजन डालते हैं पाचन यहीं से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो देखिए ये बगल में मुख बना लेना है, तो देखिए ये पाचन की बात हम लोग करें तो ये देखिए बगल में मुख है, ठीक है ना। ये मुख के अंदर कोई फूड हम लोग डालते हैं, इस मुख के अंदर कोई फूड डालते हैं, तो जैसे ही मुख में जाता है पाचन वहीं से क्या हुआ, प्रारंभ हो जाता है। कभी क्वेश्चन एग्जाम में आया कि पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है, तो याद रखना है मुख से, ठीक है, या मुख गुहा से। जैसे ही भोजन डालेंगे पाचन यहीं से स्टार्ट हो जाता है, लेकिन एक ही चीज याद रखना है, यहाँ केवल कार्बोहाइड्रेट का ही पाचन होता है। क्या, केवल कार्बोहाइड्रेट का ही पाचन होता है, प्रोटीन एवं फैट्स का पाचन मुख से नहीं होता है, ठीक है। 2 तरह के क्वेश्चन आएंगे कि सर्वप्रथम पाचन कहां से प्रारंभ होता है, तो मुख या मुख गुहा से। पूछेगा यहां से किस पदार्थ का पाचन होता है, तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। फिर देखिए जैसे ही मुख गुहा के बाद भोजन देखिएगा फायरिंग्स होते हुए कहां पे देखिएगा, ये पहुंचता है ग्रशिका में, ठीक है ना, ऑसोफेगस, ऑसोफेगस बोलते हैं या भोजन नली के नाम से जानते हैं, ठीक है, ऑसोफेगस या भोजन नली। ये जो ग्रशिका है हमारे पाचन तंत्र का एक ऐसा अंग है जहां कोई पाचन नहीं होता है, याद रखना है। कभी पूछे कि पाचन तंत्र के किस अंग में पाचन नहीं होता है, तो याद रखना है ग्रशिका, ऑसोफेगस, ये एक ऐसा अंग है जिसमें क्या होता है, कोई पाचन नहीं होता है। इसमें भोजन केवल लोग निगलता है, तो कर्मानुकुंचन एक प्रक्रिया होती है, उसी प्रक्रिया के थ्रू भोजन निगलते हुए कहां
पहुंचेगा? आमाशय में। ठीक है, कहां पहुंचेगा? ये जो पार्ट नजर आ रहा है ना, ये जो पार्ट नजर आ रहा है इसी का नाम क्या है हमारा? आमाशय। ये जो पार्ट नजर आ रहा है इसी का नाम क्या है हमारा? आमाशय। ये जे आकार की आकृति वाला भाग होता है जहां पे भोजन पहुंचता है। कभी एग्जाम में पूछे कि सबसे अधिक देर तक भोजन कहां रहता है, तो इसी आमाशय में सबसे अधिक देर तक भोजन रहता है। ठीक है, इसी आमाशय में लगभग 3 से 4 घंटे यहाँ भोजन का मंथन चलता है। एकदम भोजन का जब तक चकनाचूर ना हो जाए, पूरा पीस कर एकदम सॉफ्ट ना हो जाए, तब तक यहाँ भोजन का मंथन चलता रहता है। ठीक है, लगातार चलता रहता है। अब देखिए यहाँ पे कभी कभी एग्जाम में आता है कि जो हमारा पाचन तंत्र है मुख्य रूप से वर्गीकृत कहाँ पर होता है। तो देखिए कुछ बातें आप याद रखिएगा। पाचन तंत्र को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा जाता है। एक को आहार नाल के नाम से जानते हैं और दूसरे को पाचक ग्रंथि के नाम से जानते हैं। हम लोग भोजन करते हैं जिस नली के थ्रू पहुंचता है उसको आहार नाल बोलते हैं, और उस नली में बीच बीच में जो अंग उसमें एंजाइम सिक्रेट करता है भोजन को पचाने के लिए उसको पाचक ग्रंथि बोलते हैं। ठीक है, तो 2 चीज से मिलकर हमारा पाचन तंत्र पूरा होता है। एक को हम लोग बोलते हैं आहार नाल के नाम से जिसको एलिमेंट्री कैनाल, और दूसरे को पाचक ग्रंथि डाइजेस्टिव ग्लैंड के नाम से। आहार नाल का कौन कौन सा पार्ट होता है तो आपको क्रम से पार्ट याद रखना है। ठीक है, आहार नाल में सबसे पहला पार्ट मुख गुहा, उसके बाद मैंने बताया क्या, यही ग्रशिका, फिर देखिएगा स्टोमिक, स्टोमिक के बाद आएगा छोटी आंत, छोटी आंत के बाद बड़ी आंत। ये छोटी आंत देख रहे हैं ना, ये हमारा छोटी आंत है, ये हरा वाला जो दिखाई दे रहा है बड़ी आंत है, और उसके बाद लास्ट में आएगा एनस। ठीक है, गुदा द्वार जहां से वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकलता है। ये 6 पार्ट इसी क्रम में याद रखना है, इसी को आहार नाल बोलते हैं। ठीक है, ये जो आहार नाल है लगभग 33 फीट लंबी संरचना होती है। कितना? 33 फीट लंबी संरचना, यानी 9 से 10 मीटर ये लंबी संरचना होती है। जबकि इसी के बगल में देखिए यहाँ पर हमारा है लीवर। ठीक है, ये हमारा है लीवर, ये हमारा है गोल ब्लाडर, बगल में नीचे देखिए पेंक्रियाज, यहाँ पर देखिएगा गले के पास होता है सिलेवरी ग्लैंड। तो ये सब क्या करते हैं? भोजन को पचाने में सहायता करते हैं, इसको पाचक ग्रंथि बोलते हैं। बात समझ में आया? तो पाचन तंत्र 2 चीज से मिलकर बना है, एक आहार नाल से, दूसरा पाचक ग्रंथि से। ठीक है, अब आहार नाल में एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार आता है कि आहार नाल 33 फीट लंबी संरचना है, इस 33 फीट लंबी संरचना में सबसे लंबा कौन सा भाग? ठीक है, तो सबसे लंबा कौन सा भाग होता है? छोटी आंत। पढ़ते हैं, आहार नाल की सबसे लंबी संरचना है छोटी आंत। अब देखिए है नाम इसका छोटी आंत, लेकिन है सबसे लंबी संरचना। तो छोटी आंत अगर नाम इस सबसे लंबा है तो फिर नाम छोटी आंत क्यों पड़ा? तो याद रखना है लंबाई की वजह से नहीं, इसकी चौड़ाई की वजह से इसको छोटी आंत कहा जाता है। क्योंकि जितना चौड़ा कम रहेगा भोजन कम आएगा, और बड़ी आंत में क्या है, उसका लंबाई कम है लेकिन उसका डायमीटर क्या है? ज्यादा है। तो डायमीटर ज्यादा होने की वजह से इसको बड़ी आंत बोलते हैं, और इसका डायमीटर कम होने की वजह से छोटी आंत बोलते हैं। लेकिन लंबी संरचना छोटी आंत, टोटल 10 मीटर में से 6-7 मीटर लंबी अकेले छोटी आंत है, बाकी 2-3 मीटर में सारा पार्ट्स आ जाता है। ठीक है, तो सबसे लंबी संरचना है। ये भोजन खाने का क्रम है। मुख गुहा से कहाँ आएगा? ग्रशिका में, ग्रशिका से कहाँ आएगा? स्टोमिक में, स्टोमिक के बाद कहाँ आएगा? ये संरचना देखिए यहाँ खुलती है छोटी आंत में। अब छोटी आंत के भी 3 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, 3 पार्ट्स होते हैं, एक को ड्यूडेनम ग्रहणी बोलते हैं, दूसरे को देखिएगा ज्यूजेनम, और तीसरे को इलियम। ठीक है, कभी ये पूछता है छोटी आंत कितने भाग में? 3 भाग में, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। पूछेगा छोटी आंत जो 3 भाग है, इस तीनों में सबसे लंबी संरचना कौन? तो सबसे लंबी संरचना कौन है? जेजुनम है। ठीक है, इसी प्रकार ये जो बड़ी आंत नजर आ रहा है हरा वाला, यहां से जो बड़ी आंत स्टार्ट होता है, ये बड़ी आंत में 3 भाग में बटा हुआ होता है। ठीक है, एक भाग को जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं शिकम। ठीक है, शिकम। ये जो सबसे बड़ी संरचना है बड़ी आंत की उसको बोलते हैं कोलोन। ठीक है, शिकम, कोलोन। और सबसे लास्ट में जो संरचना है उसको बोलते हैं रेक्टम। क्या बोलते हैं? रेक्टम। ठीक है, तो जिस तरह छोटी आंत की 3 भाग है, बड़ी आंत के भी 3 भाग है। छोटी आंत में सबसे लंबी संरचना जेजुनम, उसी प्रकार बड़ी आंत में सबसे लंबी संरचना कोलोन। ठीक है, याद रखना है। फिर देखिए यहाँ पर सबका अलग अलग फंक्शन है। हमने बोला कि भोजन का पाचन कहाँ से स्टार्ट? मुख से। तो मुख में किसका पाचन? सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट में भी कैसा पाचन? आधा, आंशिक, पूरा नहीं, क्या? आंशिक। तो देखिए ये जो मुख गुहा में जैसे ही गया तो यहाँ पे पाचन कौन करेगा? तो यहाँ पे सिलेवरी ग्लैंड है, लार ग्रंथि, लार ग्रंथि से एंजाइम्स निकलता है जिसका नाम है, क्या बोलते हैं?
टाइलिन। क्या नाम है? टाइलिन। टाइलिन का ही दूसरा नाम है अमाइलेज, ठीक है ना। यहाँ पे क्या बोलते हैं? सलाइवा अमाइलेज, ठीक है ना। लार अमाइलेज भी बोलते हैं या टाइलिन भी बोलते हैं। ये टाइलिन का क्या है कि जितना भी हमारा स्टार्च है, मंड है, उसको माल्टोज में कन्वर्ट कर देना। एक और एंजाइम है माल्टेज, जो माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो ये कहाँ से निकलता है? सलाइवा से, ठीक है। सलाइवा यानी लार, जो लार ग्रंथि से निकलती है। आगे हम लोग ग्रंथि में पढ़ेंगे, लार ग्रंथि भी 3 प्रकार का है, ठीक है। एक को मैंडिबुलर ग्रंथि के नाम से, ठीक है, सब मैंडिबुलर ग्रंथि के नाम से और पैरोटिड ग्लैंड के नाम से जानते हैं, वो हम लोग ग्रंथि में पढ़ेंगे। इससे सलाइवा निकलता है जो भोजन का क्या करता है? पाचन। कैसा पाचन? आंशिक पाचन। उसके बाद इससे एक रसिका से होते भोजन कहाँ आता है? आमाशय में। अब पूछेगा आमाशय में भोजन आया तो इसमें किसका पाचन? तो आमाशय में केवल प्रोटीन का। किसका? प्रोटीन का। मुख में किसका? कार्बोहाइड्रेट का। आमाशय में किसका? प्रोटीन का। एग्जाम में पूछेगा कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से? मुख से। प्रोटीन का पाचन कहाँ से? आमाशय से, ठीक है। अभी तक इतना चीज हो गया, लेकिन वसा नहीं पचा है। अभी तक वसा क्या है? बचा हुआ है, ठीक है। अब देखिए प्रोटीन का पाचन है, तो प्रोटीन में देखिएगा जनरल प्रोटीन के पाचन के लिए यहाँ पे जो एंजाइम होता है उसको बोलते हैं पेप्सिन। क्या बोलते हैं? पेप्सिन। यहाँ पर क्या बताए थे? टाइलिन या अमाइलेज। तो वो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, यहाँ पर केवल प्रोटीन का पाचन होता है। तो जनरल प्रोटीन को पचाने के लिए पेप्सिन नामक एंजाइम होता है, और दूध वाले प्रोटीन को पचाने के लिए रेनिन नामक एंजाइम होता है। 2 प्रकार के एंजाइम होते हैं, ठीक है। पेप्सिन जनरल प्रोटीन को पचाएगा और रेनिन क्या करेगा? केवल दूध वाले प्रोटीन को। मैंने बताया था कि वयस्क में रेनिन नामक एंजाइम बहुत कम स्त्राव होता है, इसलिए देखिएगा वयस्क व्यक्ति दूध का पाचन बहुत कम करता है। बच्चा दिन भर दूध पीता है फिर भी पूरा डाइजेस्ट कर देता है, और व्यक्ति को आधा 1 लीटर दूध दे दिया जाए दिन भर में तो डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा सब व्यक्ति को, ठीक है। उसके लिए क्या होगा? शारीरिक मेहनत करने के बाद ही डाइजेशन होगा, तब जाकर रेनिन निकलता है। लेकिन यहाँ पे रेनिन कम होने की वजह से वयस्क व्यक्ति ज्यादा दूध का पाचन नहीं कर पाता है। लेकिन बच्चा 24 घंटे दूध पीता है और सारे दूध का पाचन कर देता है। दूध का पाचन ही दही कहलाता है, ठीक है। दूध का पाचन ही क्या है? दही कहलाता है। तो किसी को दूध खाने पर नुकसान हो सकता है, लेकिन दही किसी को नुकसान नहीं कर सकता है। भले सर्दी हो जाएगा, लेकिन कोई कहे कि दही का पाचन हमारे शरीर में नहीं हुआ है, गलत बात, ठीक है। दही पचा हुआ चीज है, वो खाते सीधे अब्जॉर्ब होता है, पचता नहीं है, ठीक है। तो याद रखना है। तो पेप्सिन एंजाइम क्या करेगा? अब देखिए प्रोटीन भी एक भाग में नहीं टूटता है। प्रोटीन पहले देखिएगा पेप्टोन्स में टूटता है, पेप्टोन से पेप्टाइड में टूटता है, पेप्टाइड से अमीनो एसिड में टूटता है। आपको लिखाए थे ना कि प्रोटीन का सबसे सरलतम अणु क्या? अमीनो एसिड। अमीनो एसिड, अमीनो एसिड डायरेक्ट प्रोटीन से नहीं बनता है। प्रोटीन पेप्टोन, पेप्टोन पेप्टाइड, और पेप्टाइड अमीनो एसिड में कन्वर्ट होता है। तो ये पेप्सिन क्या करेगा? प्रोटीन को पेप्टोन्स में तोड़ता है, ठीक है। प्रोटीन को पेप्टोन्स में तोड़ता है। अब महाशय ये देखेंगे, महाशय से 3-4 घंटे के बाद पूरा मंथन होने के बाद भोजन पहुंचता है किसमें? छोटी आंत में, ठीक है। छोटी आंत में सबसे पहले भोजन जहां पहुंचता है उसका नाम है ड्यूडेनम, जिसको हिंदी में ग्रहणी के नाम से जानते हैं, ठीक है। ग्रहणी के नाम से। अब ड्यूडेनम में ही सब देखिएगा भोजन ज्यादा देर रहता है ड्यूडेनम में। अब जैसे ही ड्यूडेनम में भोजन पहुंचा, इसी ड्यूडेनम में लीवर जो है वो देखिएगा बाइल का स्त्राव करता है, पेंक्रियाज जो है पेंक्रियाटिक जूस का स्त्राव करता है, और इंटेस्टाइन भी है आंतीय जूस का स्त्राव करता है। 3 तरफा अटैक होता है किस पर? ड्यूडेनम में, ठीक है। तो ड्यूडेनम में यहाँ पर देखिएगा तीनों तरफ से अटैक होता है। लीवर भी क्या करता है? लीवर के द्वारा जो स्रावित पदार्थ है उसको बाइल, यानी हिंदी में क्या बोलते हैं? पित्त। क्या बोलते हैं? पित्त। तो बाइल का स्राव होता है, ठीक है। बाइल में कोई एंजाइम्स नहीं होता है, लेकिन ये भोजन को क्या करेगा? डाइजेस्ट करेगा। याद रखना, कभी पूछता है कि हमारे शरीर में कौन सा ऐसा पदार्थ है जो भोजन का पाचन करता है लेकिन वो एंजाइम में नहीं होता उसमें, तो क्या बोलेंगे? बाइल, ठीक है। अब बाइल क्या करेगा? सो देखिए, बाइल का काम है फैट्स का पाचन, यानी फैट्स का पाचन नहीं, इमल्सीकरण, पायशीकरण। क्योंकि यहाँ पे जो बड़े बड़े फैट्स के अणु होते हैं ना, बाइल उसको छोटे छोटे अणु में पहले तोड़ता है, और जब छोटे छोटे अणु में टूट जाता है तब देखिए पेंक्रियाज से एक एंजाइम निकलता है जिसका नाम है लाइपेज। क्या नाम है? लाइपेज। ये लाइपेज एंजाइम बाइल के द्वारा जो पायशीकरण वसा का हो जाता है, उसके बाद इसको और छोटा में तोड़कर उसका पाचन करता है, ठीक है, लाइपेज।
ये पेंक्रियाज से जो पेंक्रियाटिक जूस निकलता है इसको पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। क्या बोलते हैं? पूर्ण पाचक रस। अब ऐसा क्यों बोलेंगे? तो हम लोग जानते हैं हमारा शरीर में 3 ही चीज पचता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और क्या? वसा। तो पेंक्रियाज से जो एंजाइम निकलता है उसमें तीनों एंजाइम रहता है, तीनों को पचाने वाला, इसलिए इसको बोलते हैं पूर्ण पाचक रस। ऐसा कहीं पहले नहीं देखने को मिला। तो पेंक्रियाज से जो 3 एंजाइम निकलता है, पेंक्रियाज से जो 3 एंजाइम निकलता है उसमें देखिएगा रहता है ट्रिप्सिन। क्या रहता है? ट्रिप्सिन एंजाइम। फिर देखिएगा उसमें रहता है अमाइलेज, ठीक है ना? क्या रहता है? अमाइलेज एंजाइम। और उसमें क्या रहता है? लाइपेज एंजाइम। ये ट्रिप्सिन क्या करता है? पीछे याद कीजिए अमाशय में प्रोटीन को पचाने वाला पेप्सिन था जो प्रोटीन को पेप्टोन्स में तोड़ा था। ये पेप्टोन्स को पेप्टाइड में तोड़ता है, ठीक है? पेप्टोन्स को पेप्टाइड में तोड़ता है। पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन्स में तोड़ता है और ट्रिप्सिन पेप्टोन्स को पेप्टाइड में तोड़ता है, याद रहेगा। और ये अमाइलेज क्या करता है? मुख में याद कीजिए भोजन का पाचन हुआ था आंशिक, और यहाँ पर अमाइलेज भी देखेंगे कार्बोहाइड्रेट को पाचन करता है। और लाइपेज जो है पीत रस के द्वारा, बाइल के द्वारा जो वसा का पायसीकरण होता है, उस पायसीकरण के पश्चात और छोटे खंडों में तोड़ने का काम, यानी वसा का पाचन कौन करता है? लाइपेज करता है। चूंकि पेंक्रियाज से निकलने वाले एंजाइम में तीनों को पचाने वाले एंजाइम है, इसलिए पेंक्रियाज से निकलने वाले रस को पूर्ण पाचक रस कहा जाता है, याद रहेगा। पूर्ण पाचक रस कहते हैं। एंजाइम का नाम याद रखना है। दूध का पाचन स्टोमक में हो जाता है, यहाँ पर नहीं। तो बाइल से बाइल निकला, बाइल जूस, बाइल से बाइल, पेंक्रियाज से पेंक्रियाटिक। और ये इंटेस्टाइन है जो आंत है, छोटी आंत। छोटी आंत से मैंने क्या बोला था? अभी ड्यूडेनम में छोटी आंत से भी निकलता है जिसको आंतीय रस बोलते हैं। इस आंतीय रस में भी देखिएगा प्रोटीन को पचाने वाले, फैट्स को पचाने वाले, कार्बोहाइड्रेट को पचाने वाले सब एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। अब ये सब एंजाइम्स होते हैं, ये सब एंजाइम्स क्या करते हैं? तो देखिए प्रोटीन को पचाने वाले जो एंजाइम है आंतीय रस में, उसका नाम क्या है? इरेप्सिन। क्या नाम है? उसका नाम क्या बताया मैंने? इरेप्सिन। एक जगह है पेप्सिन, एक जगह ट्रिप्सिन, यहाँ है इरेप्सिन, ठीक है। तीनों प्रोटीन को पचाने वाले एंजाइम, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। नाम कुछ कुछ एंजाइम के होते हैं जो याद रखना पड़ेगा। अब मजबूरी है कि सब एक ही खानदान का लग रहा है ना, तीनों एक ही खानदान का लग रहा है कि नहीं लग रहा है? पेप्सिन लास्ट में सिन है कि नहीं? फिर देखिए ट्रिप्सिन लास्ट में सिन है कि नहीं? इरेप्सिन लास्ट में सिन है कि नहीं? रेनिन लास्ट में सिन है कि नहीं? तो सब में लास्ट में इन मिलेगा। तो समझ जाइए जिसमें इन है वो प्रोटीन के लास्ट में भी क्या है? इन है कि नहीं है? तो प्रोटीन के लास्ट में भी इन सारे एंजाइम के लास्ट में भी इन। तो सब किसको पचाने वाले? प्रोटीन को पचाने वाले। कंफ्यूजन नहीं ना होगा। तो प्रोटीन को पचाने वाले में कुछ नहीं, याद रखिएगा लास्ट में इन मिला मतलब प्रोटीन को पचाने वाला होगा, ठीक है। ये याद, ऐसे ही याद रहेगा। बस यही याद रखना है कि अमाशय में कौन वाला इन, और आंती रस में कौन वाला इन, पूर्ण पाचक रस में कौन वाला इन, ठीक है। ये सब याद रखना पड़ेगा। तो अमाशय में क्या मिलेगा? पेप्सिन और रेनिन। पूर्ण पाचक रस में क्या मिलेगा? ट्रिप्सिन। और आंतीय रस में क्या मिलेगा? इरेप्सिन। याद रहेगा, तीनों प्रोटीन को पचाने वाले। बाकी देखिएगा कार्बोहाइड्रेट को पचाने वाले माल्टेज होता है, सुक्रेज होता है, लैक्टेज होता है, सब आंतीय रस से निकलता है। याद कीजिए सुक्रेज क्या था? सुक्रोज को पचाने वाला सुक्रोज क्या है? डाइसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट है। लैक्टेज को पचाने वाला लैक्टोज क्या है? डाइसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट है। माल्टेज क्या? माल्टोज को पचाने वाला माल्टोज भी क्या है? डाइसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट है। पर है ना कार्बोहाइड्रेट में सब यहाँ पे पचता है। ये छोटी आंत जो है ना, इसमें सारे भोजन का पाचन हो जाता है। कभी पूछे कि पूर्ण रूप से भोजन का पाचन मानव शरीर के किस अंग में होगा, तो क्या बोलेंगे? छोटी आंत। पूर्ण रूप से भोजन का पाचन कहाँ? छोटी आंत में। याद रखना कंप्लीट भोजन का पाचन जो होता है छोटी आंत में, और कहाँ पर होता है? ग्रहणी में। कहाँ पे? ड्यूडेनम यानी कि ग्रहणी में। अब यहाँ पे जब भोजन का पूरा पाचन हो गया, यहाँ भी आंशिक पाचन, यहाँ भी आंशिक पाचन, पूरा पाचन छोटी आंत में। स्टार्ट कहाँ से? मुख से। कंप्लीट पाचन कहाँ? छोटी आंत में। कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से स्टार्ट? प्रोटीन का पाचन कहाँ से स्टार्ट? वसा का पाचन कहाँ से स्टार्ट? सब अलग अलग याद रखना है। और पूरा पाचन कहाँ? छोटी आंत में। तो भोजन का पूरा पाचन और यहीं पे पाचन के बाद भोजन का अवशोषण, ये दोनों कहाँ संपन्न होता है? छोटी आंत में। भोजन का
कंप्लीट पाचन और अवशोषण कहाँ संपन्न होता है? छोटी आंत में। पाचन तो हो गया, पाचन के बाद जो अवशोषण करने वाला काम है, ज्यूजेनम एलियम जो दिखाई दे रहा है, ये सब अवशोषण करने का काम करता है। तो देखिए इसी ज्यूजेनम एलियम के ऊपर देखिएगा कांटे कांटे जैसी रचना निकली होती है जो भोजन को अवशोषित करता है पचने के बाद। इसी को भिलाई या रसांकुर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भिलाई या रसांकुर, भिलाई या रसांकुर, ठीक है। यही भोजन को अवशोषण करने का काम करता है। इसी भिलाई या रसांकुर से रक्त नलियां जुड़ी होती है। जैसे ही ये पाचन किया, पचने के बाद भोजन सीधे कहाँ जाता है? ब्लड में। और ये ब्लड क्या करता है? इस पचने के बाद भोजन को लेके पहुंचा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में, और साथ में ऑक्सीजन को भी लेके जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में। वही माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर ऑक्सीजन और भोजन का रिएक्शन होता है जिसको बोलते हैं श्वसन। क्या बोलते हैं? श्वसन। और वहीं पे भोजन का ऑक्सीकरण होता है, तब जाकर क्या मिलेगा? ऊर्जा। तो बहुत लंबा चल रहा है कि नहीं? हम लोग तो खा के निश्चिंत हो गए, अंदर में कितना टेंशन चल रहा है ये हम लोग को पता नहीं है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? खा के निश्चिंत है, इंतजार में है कि कब एनर्जी मिलेगा। अंदर में सारा लोग काम करने में व्यस्त है। और कभी कभी जरूरत से ज़्यादा खा लेते तो हम तनाव में नहीं, अंदर वाला ज़्यादा तनाव में रहता है। हम लोग तो कमी फील करते हैं, अंदर वाले सारे अंग जो होते हैं कहते हैं कि इस व्यक्ति के अंदर भी आना बहुत टफ है। जो लोग ज़्यादा मांसाहारी भोजन का सेवन करते हैं, ये जो अंग सब है ये भी तबाह रहता है। सोचता है खाली हार्ड भोजन करता है, हमको काम बहुत मेहनत का करना पड़ रहा है। अब मीट मांस ज़्यादा खाएंगे तो थोड़ा सा हार्ड भोजन है कि नहीं? लीवर भी सोचेगा तुरंत हमारा काम लगता समाप्त हो जाएगा। ज़्यादा बाइल का सेक्रेशन करेंगे या ज़्यादा वर्क करेंगे तो सिस्टम क्या होगा? अंग घिसेगा कि नहीं घिसेगा? तो देखेंगे मांसाहारी भोजन करने वाले की लाइफ कम काय हो जाती है, अंग को ज़्यादा काम करना पड़ता है। शाकाहारी वाले क्या है? सॉफ्ट भोजन करते हैं, आसानी से डाइजेशन हो जाता है, तो बहुत खुश रहता है अंदर का अंग। और कभी कभी फास्टिंग करेंगे तो और खुश रहेगा। सोचा चलो आज कम से कम, जैसे सब लोग संडे मनाता है ना, आज हमको भी संडे मनाने का मौका मिला है, ठीक है। तो देखिएगा जो व्यक्ति सप्ताह में एक दिन पाचन यानी कहिए कि फास्टिंग करता है, जनरली कहा जाता है कि उसको कैंसर नहीं होता है। क्या बोले? कैंसर। अब बोलेगा ऐसा क्या होता है? तो कहा जाता है कि यदि आप एक दिन सप्ताह में फास्टिंग करते हो, रात में नहीं, रात में सबका फास्टिंग रहता है, ठीक है ना। फास्टिंग मतलब क्या? सोने वाला फास्टिंग नहीं, जगे रहते हुए काम करते हुए जो फास्टिंग करता है। वरना रात में 7-8 बजे खाकर दिन में 12 बजे उठेगा तो वो भी एक लंबा फास्टिंग हुआ कि नहीं हुआ? होता है कि नहीं होता है? समानता स्टूडेंट लाइफ में लोग क्या करते हैं? 8 बजे सो गए और दिन में दोपहर में लंच के समय जगे, तो 12, 14, 16 घंटे का फास्टिंग हो गया। तो वैसा फास्टिंग नहीं, जगे रहते हुए काम करना, ठीक है। तो जगे रहते हुए काम करने से क्या होता है? फास्टिंग करने से हमारे कैंसर सेल खत्म हो जाते हैं। याद कीजिए 2020 में जापान के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने रिसर्च किया था और कहा था जो व्यक्ति एक साल में लगभग 20 से 22 दिन फास्टिंग करता है, 14 से 16 घंटे का दिन में जगे रहते हुए काम करते हुए, उस व्यक्ति के अंदर कैंसर होने की संभावना कम हो जाती है। अब ऐसा क्या कर दिया कि कैंसर नहीं होगा? क्योंकि जब व्यक्ति भूखा रहता है, हमारे शरीर में जो बेकार के सेल्स है, कैंसर वाले सेल्स है, सबका पाचन हमारे शरीर में होना प्रारंभ हो जाता है, इसलिए कैंसर होने की संभावनाएं समाप्त हो जाती है। ये भी जरूरी है कि नहीं? अब धार्मिक दृष्टिकोण से भी देखिए, हर धर्म में फास्टिंग का प्रावधान है कि नहीं है? भले किसी में इंस्टॉलमेंट में है, किसी में लगातार है। इस्लाम धर्म में आइए तो रमज़ान का महीना 1 महीने का फास्टिंग दिन में। फिर देखिए सनातन धर्म में आइए तो दुर्गा पूजा में फास्टिंग, छठ में फास्टिंग और भी पर त्यौहार में। तो देखिए सब मिलाकर सब धर्म में देखिएगा 20-22 दिन का फास्टिंग हो जाता है। हर त्यौहार में देखेंगे ये सारे धर्म में है। ये साइंटिफिक रूप से भी क्या है? सही है। इसी फास्टिंग, जो व्यक्ति इस सब धर्म में फास्टिंग नहीं करता है, कैंसर होने की संभावना, और ये नहीं कह रहे कि खाली फास्टिंग रखने से कैंसर नहीं होगा, मतलब ये भी एक प्रकार है। अब कुछ ऐसा पदार्थ का सेवन कर लेंगे कैंसर को क्रिएट करता हो, ठीक है। इसलिए फास्टिंग भी जरूरी है। स्वास्थ्य को भी फायदा मिलता है, हमारा अंग भी खुश होता है। इसलिए कहा था शनिवार को हल्का भोजन कीजिए, खिचड़ी खाइए, एकदम डाइजेस्टिव जूस है, यानी पचाने में थोड़ा भी लीवर को टेंशन नहीं, पेट में अमाशय को टेंशन नहीं, ना ही आंत को टेंशन, और 2 घंटे में भोजन फिनिश हो जाता है। ऐसे कहा जाता है कि स्वस्थ व्यक्ति में भोजन के पाचन 3-4 घंटे का समय लगता है। कितना? 3-4 घंटे का समय लगता है। अगर किसी व्यक्ति का पाचन 3-4 घंटे में अच्छी तरीके से नहीं हो रहा है तो पाचन तंत्र में प्रॉब्लम है, ठीक है। पाचन तंत्र में क्या है? प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं कर रहे हैं। अब डिपेंड करता है कि भोजन भी लिमिट में है कि नहीं। अनलिमिटेड करेंगे तो ज़्यादा वक्त लगेगा ना, दोनों जरूरी है।
हाँ, तो मेनली देखिए भोजन कंप्लीट मंथन हो जाता है यहीं पर। आंत में जाने के बाद तो जो बचा रहा है थोड़ा बहुत वो सब का होता है, तो ये 3 से 4 घंटे जनरली रहता है, लेकिन 4 घंटे 4.5 घंटे में कंप्लीट पाचन हो जाता है। लेकिन सबसे अधिक देर तक यहीं पर भोजन रहता है, मुख में ज़्यादा देर नहीं रहता है, ओसोफेगस में तो होता ही नहीं है। जो सारा मंथन यहीं पर, जितना रिसर्च होता है सब आमाशय में हो जाता है। जैसे देखते हैं ना कैसे पिसाई होता है किसी चीज़ का, वैसे ही आमाशय में भोजन का पिसाई होता है। क्योंकि देखिएगा हम लोग जब खाते हैं भोजन तो कीड़ा मकोड़ा भी साथ में जाता है कि नहीं जाता है? कीड़ा मकोड़ा जाता है, वायुमंडल में पूरा कीड़ा मकोड़ा है, अंदर जाएगा तो नुकसान करेगा। तो अंदर में देखिएगा कीड़े मकोड़े को मारने के लिए मुख में भी एक एंजाइम निकलता है मुख गुहा से, जिसका नाम है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम कीड़े मकोड़े को मारने का काम करता है। कुछ कुछ कीड़ा को पहले से पता है कि मुख में लाइसोजाइम हमारा इंतजार कर रहा है मारने के लिए, तो उसको छुप के निकल जाए पीछे के गेट से। जैसे कुछ लोग ट्रेन पर चढ़ते हैं और टिकट नहीं लेते तो क्या करते हैं, पता है कि किस गेट पर टीटी खड़ा रहता है, पता रहता है उनको, तो सोचता है कि जिस गेट पर टीटी खड़ा है पीछे वाले गेट से निकल जाए। तो कभी कभी होता है ना, पकड़ा भी जाता है। टीटी भी आजकल होशियार हो गया है कि नहीं, वो देख लेता है कि आजकल कहाँ से निकल रहा है। 2-4 दिन नहीं पकड़ाएगा बिना टिकट वाला, समझ जाता है कहीं ना कहीं बगलिंग हो रहा है, तो दूसरे गेट पे समझे कहीं दूसरे जैसे निकल रहा है। ठीक वही यहाँ भी है, तो लेकिन यहाँ बच के निकल जाइएगा, लेकिन बचिएगा नहीं। अगर लाइसोजाइम से बच के निकल गए तो ओसोफेगस होते पहुँचता है स्टोमिक में, और स्टोमिक में याद कीजिए कि एक एसिड निकलता है जिसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड हड्डी को जब गला देता है तो वो छोटे कीड़े मकोड़े की क्या हैसियत है, बचेगा नहीं ना। हम भोजन में कभी कंकर पत्थर खा ले या मांसाहारी भोजन में हड्डी खा ले तो सबको गलाने का काम कौन कर रहा है, यही हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो कहाँ से निकलता है, ये आमाशय की दीवार में जठर ग्रंथियाँ पाई जाती है, जठर ग्रंथि, गैस्ट्रिक ग्लैंड, उसी गैस्ट्रिक ग्लैंड से क्या निकलता है, जठर रस, उसी में क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब देखिएगा कभी कभी ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक प्रकार का क्या है, मजबूत अम्ल है, और ये एक प्रकार का कहते हैं कि ये कृत्रिम अम्ल है, ठीक है। और ये जो मजबूत अम्ल होता है हमारे शरीर के लिए नुकसानदेह होता है। बात समझ में आ रहा है ना। यानी कि बाहर से किसी को बोले कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड पी लो तो क्या होगा, लीवर किडनी लंग सब गल जाएगा। अंदर में आमाशय में निकल रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो काहे नहीं गल रहा है। तो देखिए आमाशय के आंतरिक दीवार पर एक संरचना पाई जाती है, एक लेयर जिसका नाम है म्यूकोसा। क्या नाम है, म्यूकोसा। म्यूकोसा लेयर जो है नेचर में, प्रकृति में क्षारीय प्रकृति की होती है। कैसी, क्षारीय प्रकृति की। और अम्ल क्या है, अम्लीय प्रकृति की। तो हम लोग रसायन में क्या पढ़ते हैं, जब अम्ल क्षार से अभिक्रिया करता है उदासीन हो जाता है। क्या हो जाता है, उदासीन। तो उदासीन होने के बाद ना ही अम्ल का प्रभाव रहेगा ना ही क्षार का प्रभाव। तो यही देखिएगा अम्ल निकलता है और कहता है पूरा आमाशय की दीवार को गलाकर बाहर निकल जाएंगे। तो म्यूकोसा लेयर कहता अभी नहीं, हम हैं अभी, ठीक है, पहले हम से लड़ो उसके बाद बाकी अंग को गलाना। तो म्यूकोसा लेयर हमेशा एसिड के गुस्से को समाप्त कर देता है, कहता गुस्सा नहीं, ठीक है। एसिड हम टेंशन में निकला पूरा गला के रख देंगे। म्यूकोसा लेयर कहता है पहले हमको समझो बाकी गलाना। जैसे ही इससे मिलता है ना, न्यूट्रल हो गया। होता है ना, कोई व्यक्ति बहुत गुस्सा होता है तो शांत करने का किसी को तरीका मालूम रहता है, म्यूकोसा लेयर हमेशा इसको शांत कर रहा है। जिस दिन म्यूकोसा लेयर शांत नहीं किया हाइड्रोक्लोरिक एसिड को, खुद इसके शांत को नहीं कर, गुस्से को अगर नहीं शांत कर पाया तो क्या होगा, ये एसिड निकलेगा म्यूकोसा लेयर गलाकर पूरे शारीरिक में सभी अंग को गला देगा। इतना खतरनाक है ये, समझ में आ रही बातें, सारे अंग को गला देगा। ये म्यूकोसा लेयर न्यूट्रल करता है। अब कभी कभी आप एक सिंपल सा बात आप सोचिएगा, कभी कभी खाना खाता है ना लोग, तो देखिए एक बार कस के हिचकी आता है, झटका आता है, खांसी आता है, पूरा भोजन मुख नाक के माध्यम से सीधे बाहर होता है ना। तो लोग क्या कहता है, कोई याद कर रहा है, बोलता है ना, समानता लोग क्या कहते हैं, भोजन किया कस के हिचकी आया, सरक गया, पूरा उल्टी हो गया। कहता है कौन याद कर रहा है, कोई दोस्त याद कर रहा है, कोई दुश्मन याद कर रहा है, लोग कहता है। लेकिन ये बातें सही है, सरासर गलत, ठीक है ना। लोग कहता है कोई याद कर रहा है, लेकिन यहाँ पे बात उल्टी होती है। कुछ बातें जो दिखाई देती है वो होती नहीं है। तो भोजन करते समय कहीं आपका मस्तिष्क किसी दूसरे काम में व्यस्त है, तो वो भोजन के बीच बताए थे कि देखिए भोजन नली और श्वास नली दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, और उस दोनों के जंक्शन पे एक पात्र है, कहिए एक अंग है जिसका नाम है एपिग्लोटिस। क्या नाम है, एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस भोजन नली और श्वास नली का दरवाजा है, लेकिन गेट रूम 2 है, दरवाजा एक है।
है, समझ रहे हैं ना। भोजन नली एक अलग रूम है, सांस लेने का अलग रूम है, और दोनों का दरवाजा एक है। एक को बंद करेंगे दरवाजा का रूम को तो दूसरा रूम खुल जाएगा, और दूसरे को बंद करेंगे तो पहला खुल जाएगा। यहाँ भी लफड़ा है। एपिग्लोटिस अपने मन से कुछ भी नहीं करता है। ये मस्तिष्क कहता है कि पहले सांस लेने के बंद करो तो कभी भोजन नली को बंद करो, कभी सांस लेने को बंद करो तो कभी भोजन नली को बंद करो। ये मस्तिष्क के ऑर्डर को सुनते सुनते तबाह रहता है। कभी कभी मस्तिष्क किसी और काम में उलझन में है, भोजन लोग कर लिया, ये बार बार पूछ रहा है किसको बंद करे, श्वसन नली को कि भोजन नली को। मस्तिष्क तो दूसरी जगह व्यस्त है। जब व्यक्ति खाता रहता है, कहीं कुछ सोच रहा है तो मस्तिष्क तो वहाँ इंगेज है कि नहीं है। अब यहाँ पे ये टेंशन पूछ रहा है, रिप्लाई मिल नहीं रहा है। अब इसको बंद करना चाहिए श्वसन नली, चूंकि भोजन करे तो बंद करना चाहिए श्वसन नली, ये बंद कर दिया भोजन नली, तो भोजन कहाँ जाएगा, श्वसन नली में। और श्वसन नली कहता है ना कि कुछ व्यक्ति बहुत ही किसी को देखना तक पसंद नहीं करता है, कुछ व्यक्ति बहुत नॉर्मल प्रवृत्ति का होता है, और कुछ व्यक्ति एकदम कहिए कि रूड प्रकृति का होता है, अपने जानने वाले के अलावा किसी भी अदर व्यक्ति को पसंद नहीं करता है। तो जैसे ही भोजन नली श्वसन में गया क्या करेगा, एक बार धक्का देके बाहर निकाल देता है। ये जो धक्का देता है थोड़ा मोड़ा नहीं, इतना कस के धक्का मारता है कि सारा बाहर, और तब तक धक्का मारता है जब तक पूरा ना निकल जाए। ये श्वसन नली हवा के अलावा किसी चीज को बर्दाश्त नहीं करता है, एक बूंद पानी को भी ये बर्दाश्त नहीं करता है, ठीक है। तो वही जब झटका मारता है तो ज्यादा भोजन किए होंगे थौक में तो नाक मुंह दोनों से बाहर, और कम किए होंगे तो खाली नाक मुंह से बाहर थोड़ा थोड़ा आएगा। तो कोई देखते हैं ना मुंह के अलावा नाक से भी बाहर आता है, तो ज्यादा लेंगे तो कस का धक्का लगेगा कि नहीं लगेगा, तो सब बाहर। तो लोग कहा कि कोई याद कर रहा है, कोई याद नहीं कर रहा है। आप किसी को याद कर रहे हैं तब ऐसा होता है, लेकिन बदनाम कोई और होता है, कर कोई और रहा है, बदनाम कोई और रहा है। जब व्यक्ति किसी को याद नहीं, कोई भी व्यक्ति को याद नहीं कर रहा, व्यक्ति जब किसी को याद करता है, किसी काम में व्यस्त रहता है, तब हिचकी या उल्टियाँ आती है ना। ये भी इसकी वजह से होता है। कभी कभी एक और चीज़, एक उल्टियाँ हो जाती है, वोमिटिंग सुनते होंगे। तो भोजन जब पाचन नहीं होता है भोजन का तो उल्टियाँ हो जाती है। तो देखिए कभी कभी जब होता है कि उल्टी होती है तो कहाँ का भोजन आता है, याद रखिएगा। जब उल्टियाँ होती है तो आमाशय तक का भोजन वोमिटिंग में बाहर आता है। जो भोजन आमाशय के बाद इंटेस्टाइन में चला गया वो भोजन कभी वोमिटिंग में बाहर नहीं आता है, क्योंकि आमाशय जहाँ पे समाप्त होता है और जहाँ से इंटेस्टाइन स्टार्ट होता है यहाँ पे वन वे है, एक दरवाजा, सिर्फ जाने का है आने का नहीं, ठीक है। वन वे, एक बार आमाशय से भोजन चला गया हाथ में वो दरवाजा बंद, उधर से इधर आ ही नहीं सकता है। इसलिए हमेशा उल्टी में कौन सा भोजन, आमाशय तक का भोजन बाहर आता है। अब उल्टी होता क्या है, ठीक है, उल्टियाँ होता क्या है। तो देखिए जो भोजन हम लोग करते हैं और भोजन का पाचन नहीं हो पाया, आमाशय की दीवार सिकुड़ कर उल्टा फंक्शन करने लगती है। अगर भोजन का पाचन नहीं हुआ आमाशय में किसी कारणवश से, तो उसके मसल्स में सिकुड़न होकर ये उल्टा काम करने लगती है, ठीक है, जिस वजह से भोजन को धक्का देती है। वही धक्का देने के बाद क्या होता है, सारा भोजन वोमिटिंग के थ्रू बाहर आ जाता है, ठीक है, जब नहीं पाचन होता है तो ये हो गया भोजन का पाचन, ठीक है। देखिए ये एक प्रकार का एलर्जी है। सिर्फ मैंने बोला जनरली कि नॉर्मल केस में भोजन नहीं पचा, अब वो जो बस पर बैठता है ना लोग, पानी भी पी लेगा तो क्या होगा, उल्टी हो जाता है। अब अभी हम लोग पढ़े कि पानी का तो पाचन होता नहीं है, तो जब जिसका पाचने नहीं होता तो पचा ना पचा बात करती, डायरेक्ट अवशोषित होता है, फिर भी उसको उल्टियाँ होती है। ये एलर्जी है। एलर्जी की वजह से देखिए कुछ कुछ फंक्शन हमारे उस रूप में नहीं हो पाते, जैसा होना चाहिए उस रूप में नहीं हो पाते। ये एलर्जी की वजह से ऐसा होता है। तो उल्टी होगा ही नहीं, रहेगा तभी बाहर आएगा ना। आखिर आमाशय तो धक्का देगी, अब कुछ रहेगा ही नहीं तो क्या बाहर आएगा। खाली ऐसा फंक्शन देखेगा कि अब उल्टी हो जाएगा, अब हो जाएगा, तो प्रोसेस होगा लेकिन बाहर कुछ निकलेगा नहीं, क्योंकि आमाशय में कुछ रहेगा तभी बाहर आएगा ना। अब व्यक्ति 2 दिन से भूखा, कुछ खाया ना पिया, तो उसको उल्टी कहाँ से होगा, रहेगा तभी बाहर आएगा ना, तो उसको कुछ होगा। क्या बोलते हैं, अपेंडिक्स। अब ये जो अपेंडिक्स है हमारे शरीर में एक अवशेषी अंग है, बेकार है। अब कहा तो इसको काट कर भी हटा देना कोई फर्क नहीं पड़ता, अवशेषी अंग को काट कर भी हटा दे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये हमारे शरीर में अवशेषी अंग है। लेकिन कभी कभी भोजन किसी कारण इसमें चला जाए तो भोजन इसमें सड़ने लगता है, क्योंकि पचता तो है नहीं, यही सड़ने से जहर बन जाता है और जहर से पूरे शरीर में फैल जाएगा तो व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। क्योंकि जब फैलने के बाद ये साइज में बढ़ेगा और फट जाएगा, और फटने से क्या होगा, व्यक्ति को जहर से मृत्यु हो सकती है। इसलिए कभी कभी बहुत पेट दर्द होता है ना साइड में, इसलिए डॉक्टर अगर बार बार ऐसा हो रहा है तो अपेंडिक्स का प्रॉब्लम होता है तो डॉक्टर इसको काट के हटा देता है।
आप ऐसे भी काट कर हटवा सकते हैं, इसका कोई काम बॉडी में है नहीं, रहे या ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पहले इसी अपेंडिक्स में सेलुलोज को पचाने वाले एंजाइम्स पाए जाते थे। तो पहले का मानव, जब हमारा पूर्वज बंदर थे, जो भी थे उसके पहले, वो सेलुलोज खाते थे क्योंकि इसमें सेलुलोज को पचाने वाले एंजाइम्स होते थे। आज ये बेकार हो गया, यहाँ के एंजाइम समाप्त हो गए, इसलिए हम लोग सेलुलोज खाएंगे तो नहीं पचेगा, ठीक है, क्योंकि ये काम का है ही नहीं। और लास्ट में सारे जब पचने के बाद ये रेक्टम के थ्रू वेस्ट प्रोडक्ट जो है समय समय पर बाहर निकलता रहता है, ठीक है। ये डाइजेशन प्रोसेस हुआ। डाइजेशन में देखिए एलिमेंट्री कैनाल में कैसे भोजन आता है, पाचक ग्रंथियाँ कहाँ कहाँ कैसे काम करती है, तब जाके हमारा डाइजेशन क्या होता है, पूरा होता है। पूरा होने के बाद भोजन का पाचन होकर चला जाता है ब्लड में, और वहाँ जाकर फिर क्या होता है, ऑक्सीकरण। अगले क्लास में हम लोग ये भोजन का पाचन हुआ तो ब्लड लेके चला गया कहाँ, अब श्वसन के लिए ये जो ब्लड लेके जाता है इसी को बोलते हैं रक्त परिसंचरण, ठीक है। रक्त द्वारा इसको ट्रांसपोर्टेशन किया जा रहा है। अगले में रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, आखिर ये रक्त करता क्या क्या है भोजन को ले जाने के बाद, ठीक है। यहाँ तक बातें समझ में आई? पाचन में कोई प्रॉब्लम? देखिए भोजन पाचन हो गया। पाचन होने के बाद क्या होता है, ये भोजन, हाँ, कभी कभी आप सुनते होंगे, एक और चीज़ आप लोगों को यहाँ पे मैं बता दूँ, सुनते होंगे भूख लगता है तो लोग कहता है पेट में चूहा दौड़ रहा है, ठीक है ना। लोग कहता है ना कि बड़ी जोर से भूख लगा हुआ है अब पेट में चूहा दौड़ रहा है। अरे भाई चूहा तो नहीं होगा पेट में, ये तो सब लोग जानते हैं, चूहा तो होगा नहीं, फिर दौड़ कहाँ से रहा है। कहने का मतलब क्या होता है, पेट में दर्द